आप सुन रहे हैं विविध भारती गीतों भरी कहानी। आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं हुस्न तबस्सुम की लिखी कहानी अगला सबक। वाचक स्वर ममता सिंह का है। जिंदगी की राह में खुशी के फूल भी, जिंदगी की राह में गमों की धूल भी, जिंदगी की राह में गमों की धूल भी, जिंदगी के रंग कई रे साथी रे, जिंदगी के रंग कई रे। राजन थका सा आया और ड्राइंग रूम में आकर बैठ गया। मालती पानी लेकर आई और धीरे से पूछा, कुछ काम बना? नो, बड़ी रश है। 40,000 मंथली देना होगा, वो भी अभी वेटिंग है। चंडीगढ़ की बात थी। मालती का चेहरा बुझ सा गया, बड़बड़ाई, उफ, जाने अभी कितने दिन ये माँ जी सिर पर तांडव करेंगी। इतनी रश, ये लोग मरते क्यों नहीं है? पुराना चावल है ना, पुराना चावल। यार चुप रहो ना, दिमाग मत खराब करो। राजन झुंझला पड़ा। तभी बाहर से माँ आ गई और राजन को चिंतित देखकर बोली, क्या बात है बेटा, कुछ तनाव में लग रहे हो? मालती झटके से उठी और बड़बड़ाती हुई बाहर निकल गई। तनाव में लग रहे हो? सारा तनाव तो तुम ही हो माँ जी। राजन ने एक नजर जाती हुई मालती को देखा, फिर पास बैठती माँ से बोला, कुछ नहीं मम्मी, काम का प्रेशर है, बस काम का। ओह बेटे, काम को काम की तरह करना, ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। तेरी अपनी भी तो जिंदगी है, बच्चे हैं, बहू है, सबको थोड़ा थोड़ा समय दिया कर। फिर अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है तुझको। राजन जैसे अंदर ही अंदर हिल गया। तभी मम्मी जी ने नंदू को पुकारा, नंदू, ओ नंदू, तेल की शीशी ले आना जरा। इसके सिर पर तेल मसाज कर दूंगी ना तो इसका दिमाग थोड़ा हल्का हो जाएगा। माँ बोली। मालती किचन से धीरे से बड़बड़ाई, सिर हल्का तो तुम्हारे जाने के बाद ही होगा माँ जी। और ये ओल्ड होम वाले भी ना कितना रेट बढ़ा रहे हैं। अब अगर 40,000 उनको दो तो हम खाएंगे क्या भला? क्या मुसीबत है, घर में रखो तो परेशानी, बाहर रखो तो परेशानी। नंदू तेल की शीशी ले आया। माँ जी ने राजन को लेटने को कहा। वो चुपचाप लेट गया। मम्मी जी सिर में तेल डालकर मालिश करने लगी और साथ ही बड़बड़ाती जा रही थी। ये बहू भी ना जरा भी ख्याल नहीं रखती। कितना सूखा सिर है इसका, दर्द से फटेगा नहीं तो फिर और क्या होगा। राजन को इतना सुकून मिल रहा था जैसे वो किसी दूसरे लोक की यात्रा कर रहा हो। उसकी आंखें बंद हो गईं और जाने कब उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। इंसान तो क्या देवता भी आंचल में पले तेरे, है स्वर्ग इसी दुनिया में कदमों के तले तेरे। ममता ही लुटाए जिसके नयन हो, ममता ही लुटाए जिसके नयन, ऐसी कोई मूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। मालती बैठी टीवी देख रही थी। तभी बगल में रहने वाली रोशनी आ गई। माँ बाहरी कमरे में चुपचाप लेटी थीं।
रोशनी उनको देखते हुए आगे मालती के बेडरूम की तरफ बढ़ गई और भीतर दाखिल होते हुए बोली, क्यों बहन, अभी तुमको माजी से मुक्ति नहीं मिली? मालती टीवी का रिमोट उधर रखती हुई बोली, कहाँ यार, बड़ी लंबी लाइन है, 40,000 मंथली मांग रहे हैं, वो भी अभी सब वेटिंग है। ये भी दौड़ धूप कर ही रहे हैं, ऑफिस का भी नुकसान ही हो रहा है। चंडीगढ़ बात की थी, अब अगर उतना ही देना है तो घर में ही न रख लो, रोशनी समझाती हुई बोली। यार तू समझती नहीं है, 40,000 ही सही, कम से कम सुकून तो मिलेगा। ले देकर अलग करो, मैंने तो कब का बाबूजी को भेजकर छुटकारा पा लिया। पूरे 50,000 डोनेशन देने पड़े, 35,000 मंथली फीस। तो भेज दिया श्रवण कुमार ने? मालती चौंकी। क्या यार, तू तो बाजी मार ले गई। क्या नाम बताया? आज ही राजन से बोलती हूँ। ये जो ओल्ड एज होम सेंटर है बहुत दूर भी नहीं है, जब मिलना हो मिल भी जाओ। हालांकि किसी फुर्सत है मिलने की, लेकिन उसमें सीट भर चुकी है, पर अगर डोनेशन दिया तो शायद मिल जाएगा उसमें। अरे डोनेशन ही देना है ना, दे दूंगी, इनसे छुटकारा तो मिले। राजन आ जाए तो बात करती हूँ। ठीक है, चलती हूँ, देख लेना तुम। जल्दी ये खुशखबरी सुनाओ। मैंने तो मुक्ति पा ली, अब जल्दी तुम भी मुक्ति पालो माजी से। राजन किसी सोच में चुपचाप बिस्तर पर लेटा हुआ था। मालती बगल में ही लेटी मोबाइल में उलझी थी। तभी राजन ने चुप्पी तोड़ी। मालती, पूरे महीने में मम्मी जी पर कितना खर्च आता होगा? मालती ने उसकी तरफ करवट ली और बोली, यही कोई 15-20 हजार। क्यों, क्या बात है? फिर तो हम ऐसे ही फायदे में हैं। ओल्ड एज होम में हमें 40,000 महीने देना होगा, जबकि यहाँ। मालती बीच में ही भड़कती हुई बोली, देखो राजन, 40 हो या 50,000 हो, मुझे इनको बर्दाश्त नहीं करना है, नहीं करना है। अगर नहीं कर सकते तो बोल दो, मैं खुद चली जाती हूँ घर छोड़कर, तुम इनके साथ रहो। राजन मिमियाते हुए बोला, अरे यार, नाराज क्यों होती हो? मैं तो एक बात कह रहा था, तमाम खर्चे हैं ना, शालू की फीस है, महंगाई इस कदर है, एक खर्च और बढ़ जाएगा। चलो छोड़ो, खैर मैनेज कर लेंगे, और क्या। अब खुश? कहते हुए राजन ने मालती की तरफ करवट ली और टेबल लैंप बुझा दिया। ओल्ड एज होम। बाबू के ऑफिस में काफी भीड़ लगी हुई थी, लोग आ जा रहे थे। एक कोने में राजन भी बैठा था। ऑफिस से बार बार फोन आ रहा था, लेकिन वो माँ की बीमारी का बहाना करके उन्हें टाल रहा था। जब भीड़ थोड़ी छटी, लाइन छोटी हुई, तो वो लाइन तोड़कर आगे ही बढ़ गया और बाबू से आग्रह करने लगा, प्रवीण बाबू, कुछ मेरी भी समस्या हल कर दीजिए ना। ऑफिस छोड़कर आया हूँ, ऑफिस बार बार फोन आ रहा है, घर में बीबी की चकचक अलग, कुछ निवारण कर दीजिए प्लीज। जो खर्चा पानी होगा हम कर देंगे, बताइए प्लीज, काम कर दीजिए मेरा। प्रेम बाबू ने हल्की मुस्कान और झुंझलाहट के साथ कहा, आप देख रहे हैं बाहर कितनी लंबी लाइन है, लोग लाखों का डोनेशन दे रहे हैं। अरे भैया, केवल आपकी माँ नहीं है, यहाँ ढेरों माँ पिताओं को संभालना है। आप कुछ तो समझिए, एक एक रूम में 2-2, 3-3 लोग भरे पड़े हैं। राजन जैसे रुआंसा हो गया। तभी प्रेम बाबू कुछ तलाशते हुए बोले, हाँ, एक रास्ता है, यही मेरा पर्सनल ऑफिस है, सेक्रेटरी से बात करके यही आपको दे देता हूँ, हम अपनी दुकान बाहर लगा लिया करेंगे। कहते हुए ठठाकर हंस दिया। राजन जल्दी से बोला, जी ठीक है, बड़ी मेहरबानी होगी, लेकिन उसके लिए आपको अलग से खर्चा पानी देना होगा। कितना? लगभग 1 लाख। 1 लाख? अरे ये तो बहुत ज्यादा है प्रेम बाबू। ज्यादा है? अरे आपकी माँ यहाँ जिंदगी भर रहने वाली है, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं। राजन लंबी सांस लेते उदासी से बोला, ठीक है, मैं करता हूँ, कुछ करता हूँ। तभी एक वर्कर पीने का पानी लेकर आया और प्रवीण बाबू के सामने रखते हुए बोला, क्या बाबूजी,
ऐसी कतार में कभी यही माँ बाप बच्चों की फीस भरने और डोनेशन देने के लिए खड़े रहते होंगे। आज उन्हीं माँ बाप को घर से निकालने के लिए औलादें यहाँ कतार लगाए खड़ी हैं। क्या जमाना आ गया है प्रवीण बाबू। और वो वर्कर हंस दिया। राजन झेप गया और जल्दी से वहां से उठ गया। मम्मी सोफे पर बैठी कोई पुस्तक पढ़ रही थीं। तभी सामने नंदू आकर खड़ा हो गया। मम्मी जी ने बोला, क्या रे, क्या बात है, कुछ कहना है, छुट्टी चाहिए क्या? वो करीब ही नीचे बैठते हुए बोला, मम्मी जी आपसे कुछ बात करनी थी। बोल न रे। मम्मी जी ने किताब उधर रख दी। मम्मी जी, भैया भाभी आपको कहीं भेजने वाले हैं। कहाँ? क्यों भेजने वाले हैं? जाने कहाँ, मुझे नहीं पता। वो भाभी जी आपको पसंद नहीं करती है ना? मम्मी जी हंस पड़ी और बोली, तू भी बेकार की बातें करता है। अरे घर में थोड़ा बहुत लगा ही रहता है। वो बहू जरा बड़े घर की है ना, थोड़ी नकचड़ी है, बाकी दिल की अच्छी है, तू चिंता मत कर। नंदू ने हाथ जोड़कर बोला, देख लो मम्मी जी, मैंने तो उनको बात करते हुए सुना था, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। अगर ऐसा हुआ मम्मी जी तो आप मेरे घर चलना, हमारा परिवार आपकी सेवा करेगा, हमें भी एक माँ मिल जाएगी। अपनी माँ तो रही नहीं, आप माँ की तरह ही तो हैं। मम्मी जी हंसने लगी और बोली, तू बावला है रे। अरे बड़ा बावला है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जा पानी भर ले टंकी में, तू मेरी चिंता मत कर। वो उठने को हुआ ही था कि मालती आ गई और चिल्लाने लगी, ये क्या खुसुर फुसुर लगा रखा है तुम दोनों ने? घर का सारा काम वैसे ही पड़ा है और आप भी ना मम्मी जी, खुद तो कुछ काम करती नहीं, ऊपर से नौकरों के साथ बैठकी करती रहती हैं। आपको अच्छा खाना पीना चाहिए ना, और टाइम पास करने के लिए एक आदमी चाहिए। तंग आ गई हूं मैं, तंग। मैं तो इस घर के लोगों से तंग आ गई हूं, सच में। नंदू वहां से धीरे से निकल गया। मम्मी जी हड़बड़ाकर बोली, अरे बहू, बस वो हालचाल बता रहा था, काम उसने पूरा कर लिया है बहू। क्यों नाराज होती हो बहू? मालती बीच में ही बोली, चुप रहिए आप, जाने कब मेरे सिर से ये बला टलेगी। बाथरूम में आपके कपड़े पड़े हैं कई दिनों से, जाकर उन्हें धोकर सुखा लीजिए। मम्मी जी अपने पैरों को जबरन ही सोफे से नीचे उतारती हुई बाथरूम की ओर चली गईं। मालती ने बुरा सा मुंह बनाकर उनको देखा और वहां से चली गई। शाम के 7 बजे थे। राजन घर में दाखिल हुआ। वो सीधे अपने बेडरूम में गया। मालती लेटी मोबाइल चला रही थी। राजन ने उसे बाहों में भर लिया और चहकते हुए बोला, डार्लिंग, आज तुम्हारी समस्या हल हो गई। फाइनली ओल्ड एज होम में बात पक्की हो गई। लेकिन मालूम है, वो लोग 1 लाख डोनेशन मांग रहे हैं। मालती उससे अलग होते हुए चहकती सी बोली, कोई बात नहीं डियर, कोई बात नहीं, अब हम खुली हवा में सांस ले सकेंगे, छुटकारा मिलेगा इस सिर दर्द से। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं।
खबर कोई समझा नहीं, कोई जाना। सुबह का समय था। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा था। राजन और मालती नाश्ता कर रहे थे। तभी मम्मी जी ने आकर कहा, राजन बेटा, मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है, जरा नंदू से दवा मंगवा देना बेटा। राजन कॉफी में चम्मच चलाते हुए बोला, दवा क्या मंगवाना मम्मी जी, चलो आपको बाहर दिखा देता हूँ। फिर मालती से वो मुखातिब हो गया। मालती, इनके कपड़े तैयार कर दिए ना? नाश्ता कर लिया ना इन्होंने? मालती ने चोर नजर से मम्मी जी को देखा और फिर बोली, हाँ नाश्ता कर लिया है, सामान पैक करके गाड़ी की डिक्की में रखवा भी दिया है। मम्मी जी वापस चली गई थी तो राजन ने पुकारते हुए कहा, मम्मी जी जल्दी तैयार हो जाइए और चलिए मेरे साथ। ठीक है बेटा, आती हूँ। कुछ देर में ही मम्मी जी तैयार होकर आ गईं। चल मुसाफिर तेरी मंजिल दूर है तो क्या हुआ, चल मुसाफिर तेरी मंजिल दूर है तो क्या हुआ, आज तेरा पाँव थक कर चूर है तो क्या हुआ, चल मुसाफिर चल। किरण गर आज तक बेनूर है तो क्या हुआ, चल मुसाफिर चल। कार अपनी रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी। करीब 1 घंटे का सफर तय करने के बाद कार एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने खड़ी थी। राजन मम्मी जी को उतारकर बिल्डिंग में दाखिल हुआ और एक कमरे में उनको ले गया। वहां पहले से ही 2 स्टाफ मौजूद थे। वहां पहुंचकर मम्मी जी से बोला, मम्मी जी अब से आपका घर यही है, आप यहीं रहेंगी। ये लोग आपका अच्छा ख्याल रखेंगे और आपका इलाज भी करेंगे। हम लोग आपकी केयर ठीक से नहीं कर पा रहे थे ना। कहते हुए राजन बाहर की ओर मुड़ा और एक स्टाफ से बोला, आप मेरे साथ आइए। मम्मी जी एकदम सन्नाटे में आ गईं। आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। एक गहरे दर्द से होठ कांपने लगे, आंखें भीग गईं। कांपती और लड़खड़ाती आवाज में बहुत मुश्किल से बोली थी मम्मी जी, बेटे सुन तो, मैं यहाँ कहाँ रह पाऊंगी। बेटा मेरा घर मुझसे मत छीन। तुम लोग जैसा चाहोगे मैं वैसा ही रह लूंगी बेटा। बहू को बिल्कुल तंग नहीं करूंगी। बेटा सुन तो, बेटा शालू के बिना यहाँ मेरा जी नहीं लगेगा बेटा। मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी बेटा। वो कहते हुए आगे बढ़ी, लेकिन राजन तब तक बाहर निकल गया था। उनकी आवाज वहीं गूंजती रह गई। राजन के बाहर जाते ही मम्मी जी फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ देर में वो स्टाफ उनका सामान भी ले आया। वो सूनी सूनी निगाहों से इधर उधर देखती रहीं। उनके चेहरे पर पड़ी झुर्रियां सहसा और गहरा गईं। वो आंसू पोंछते स्टाफ से बोली, मेरा बेटा चला गया क्या? चला गया मेरा बेटा क्या है? देखो तो जरा। जी माँ जी, चला गया।
कहते हुए वो लड़का बाहर चला गया। वो फिर से सिसकने लगी और बड़बड़ाने लगी थी। देखा देखा राजन के पापा, तुम कहते थे बेटा हमारा सहारा बनेगा, देखा ना, लेकिन आज 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 इस अवस्था में उसने मुझे घर से बेघर किया है, बेसहारा किया है। वही वही बेटा, वही घर जिसे तुमने मेरे लिए बड़े प्यार से बनवाया था, याद है ना? तुम्हारे जाते ही सब बेगाने हो गए, सब बेगाने हो गए। देखो राजन के पापा, सुन रहे हो ना? करीब हफ्ते भर तक मम्मी जी काफी खाली खाली महसूस करती रहीं। खाना पीना सब छोड़ दिया था। वहां का स्टाफ कह कहकर हार गया, वो तो बस रोती रहती। धीरे धीरे उन्होंने नियति को स्वीकार कर लिया था। लॉन में जाकर स्टाफ के बच्चों को दुलराती रहती। उन्हें अब न तो 5 साल का पोता बहुत याद आता और न आंखें भर आती। वहां पालतू पंछियों से उन्होंने नाता जोड़ लिया था। पंछियों को दाना चुगाती रहती, उसी में खुश रहती थीं। धीरे धीरे वे सामान्य होने लगी थीं। एक दिन वो लॉन में बैठी मोर के बच्चों से खेल रही थीं। तभी एक करीब 65-66 साल का वृद्ध व्यक्ति उनके करीब आकर बैठ गया। वो उनको मोर के बच्चों से खेलता बड़े चाव से देखता रहा। तभी उसे कुछ याद आया। वो उनको संबोधित करते हुए बोला, माफ कीजिएगा, आप राजन की माँ तो नहीं? मम्मी जी उधर मुड़ी और खुशी से चीख पड़ी जैसे, अरे सोनू के पापा, सोनू के पापा, आप भी यहाँ? ओ हाँ, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। वो उठकर और करीब आ गए और उनके बगल में बैठ गए। मम्मी जी की आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू रोकती हुए बोली, क्या कहें सोनू के पापा, बच्चों ने हमारे लाड का यही सिला दिया है। हाँ, यही अपनी कहानी है राजन की माँ। हमने 4 बच्चे पाल लिए, लेकिन उनसे एक बाप नहीं संभाला गया। वो भी रुआ से हो गए। फिर वे देर तक अपनी अपनी सुनाते रहे। अब यहाँ वो अच्छे दोस्त हो गए थे। साथ उठते बैठते, खाते पीते और अपना सुख दुख बांटते। एक दिन वे दोनों लॉन में बैठे थे। तभी एक स्टाफ ने आकर बताया कि मम्मी जी से कोई मिलने आया है, गेस्ट रूम में बैठा है। सोनू के पापा बोले, जाओ, बेटा आया होगा। मेरे बेटे ने तो लौट कर सुध ही नहीं ली। और एक गहरी आह सी भरी। मम्मी जी की आंखों में चमक सी आ गई। वो भागी भागी गई। गेस्ट रूम में नंदू बैठा था। दौड़कर उसने माँ के पांव छुए। वो नंदू के सिर पर हाथ रखकर रोने लगी। तूने सही कहा था रे, मैं बड़ी बदनसीब हूँ। मैंने ऐसे कुपुत्र को जन्म दिया। नहीं माँ जी, बदनसीब आप नहीं हैं, वो लोग हैं जिन्होंने अपने घर से देवी माँ निकाल फेंकी। दोनों एक तरफ बैठ गए। दोनों एक दूसरे से हालचाल पूछने लगे। नंदू ने सामान्य होते हुए बताया, मम्मी जी, मैंने कई बार भैया से पूछा आपके बारे में, लेकिन वो बोल देते कि आप रिश्तेदारी में गई हैं। लेकिन जब एक दिन रोशनी भाभी आई तो मैंने दोनों को बात करते हुए सुन लिया। उसने भी अपने ससुर को शायद यहीं भिजवाया है। वो भी आश्रम में ही है। आज बीमारी का बहाना करके छुट्टी ली है, तब यहाँ आया हूँ। हाँ, बेचारे वो भी यहीं रहते हैं। मुझसे पहले से हैं वो। अपना अपना भाग्य। वो मम्मी जी के लिए ढेर सारा सामान लाया था। सब मम्मी जी को दे दिया। उसकी आंखें भर आई थीं। सुबकते हुए मम्मी जी बोली, अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? तू आ गया, मेरा भाग्य खुल गया जैसे। तेरे शरीर से मेरे घर की सुगंध आ रही है। बेटा, तू आते रहना नंदू, आते रहना कभी कभी। उस घर में नहीं रह सकती, कम से कम उस घर की महक तो महसूस कर लिया करूंगी। नंदू चला गया। मम्मी जी ढेर सारा सामान लेकर वापस लौटी लॉन में और सोनू के पापा के पास बैठ गईं। उन्होंने पूछा, कौन था? बेटा था क्या? हाँ, नहीं, घर का नौकर था।
कहते कहते वो फिर रुआंसी हो गई। तो सोनू के पापा ने संभाला, कोई बात नहीं, घर के नौकर भी बच्चों जैसे ही होते हैं, अपने बच्चों से ज्यादा वो केयर करते हैं हमारी। कोई आया तो सही, मुझे आए तो 7 महीने हो गए, एक परिंदा भी नहीं आया, अपने घर की खुशबू ही मिल जाती। कहते कहते वो चुप हो गए। कुछ हमारी भी गलतियां थी सोनू के पापा, हमने अपने बच्चों को पैसों के संस्कार दिए, इसलिए तो वे पैसे पहचानते हैं ना, हमें नहीं पहचानते। चलो ठीक है, फिर कुछ रुक कर बोले वे, अच्छा सुनो, मैं बहुत दिनों से एक बात सोच रहा हूँ, इस बार नंदू आए तो मुझे मिलवाना। हाँ हाँ ठीक है, जरूर मिलवाएंगे। उनकी दिनचर्या अच्छी चल रही थी, अब वे खुश थे वहां। करीब 1 महीने बाद नंदू फिर आया वहां और मम्मी जी से जिद करने लगा, मम्मी जी आप मेरे घर चलिए, मैं आपको लिवाने आया हूँ, हमारा पूरा परिवार आपकी सेवा करेगा और खुद को धन्य समझेगा। नहीं बेटे, अब यहाँ मन रम गया है, बस जरा जल्दी जल्दी आया कर। और हाँ, राजन और सालू मुझे याद करते हैं ना? हाँ मम्मी जी, नहीं पता, लेकिन बबुना पूछता रहता है कि दादी कब आएगी, कब आएगी, कहाँ चली गई दादी। इस पर भाभी उसको पीट देती हैं। मम्मी जी के कंठ से कराह निकल गई, वे रो पड़ी। नंदू उन्हें संभालने लगा। फिर वे कुछ सामान्य होते हुए बोली, अच्छा सुन नंदू, वो जो सोनू के पापा है ना, वो तुझसे मिलना चाहते हैं, तेरे पास समय है ना नंदू? कैसी बातें कर रही हो माँ जी, मैं पूरी दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ आपसे मिलने के लिए। मम्मी जी जाकर सोनू के पापा को बुला लाए। नंदू ने उनके पैर छुए और बोला, अरे बाबूजी, सोचा नहीं था आपसे यहाँ भेंट होगी। ठीक तो है ना बाबूजी आप? हाँ बेटे, यहाँ सब बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा सुन, मैंने किसी काम से तुम्हें बुलाया है। सोनू के पापा जैसे कोई राज की बात कहने जा रहे हों। जी हाँ, बताइए बताइए, मेरा तो सौभाग्य होगा कि मैं आपके किसी काम आ सकूं। नंदू हाथ जोड़कर बोला। सोनू के पापा ने मम्मी जी से कहा, आप जरा लॉन की तरफ चलिए, मैं जरा नंदू के साथ बाहर चाय पीने जा रहा हूँ कैंटीन से, आप वहीं लॉन में हमारा इंतजार कीजिएगा। 15 दिनों बाद नंदू आया था ओल्ड एज होम, तो साथ में एक अन्य व्यक्ति भी था। सोनू के पापा उसे अलग ले जाकर काफी देर तक बातें करते रहे। नंदू और मम्मी जी अलग बैठे बातें करते रहे, घर का हाल चाल वगैरह वगैरह पूछते रहे। कुछ देर बाद वे वापस हो गए। उसके बाद वो व्यक्ति अक्सर सोनू के पापा के पास आता रहा। अब वो व्यक्ति अकेला ही आता था सोनू के पापा के पास। 1-2 बार राजन की मम्मी जी ने जानना चाहा भी उसके बारे में, लेकिन वो टाल गए, बताया नहीं। सोनू के पापा रिटायर्ड स्कूल मास्टर थे, उनको पेंशन भी मिलती थी, जिससे वो ओल्ड एज होम की फीस भी भरते और अपने दूसरे खर्च भी उठाते। यही नहीं, जो दूसरे विपन्न लोग वहां थे उनकी वे मदद भी किया करते थे। बड़े ही स्वाभिमानी और मिलनसार व्यक्ति थे वे। फिर भी वे हमेशा बुझे बुझे रहते, लेकिन जब से राजन की मम्मी आई थी उनका मन लगने लगा था। धीरे धीरे उनकी आपस में खूब बनने लगी थी। धीरे धीरे अपनों के द्वारा दी गई तलखियां भी वे भूलने लगे थे। आपस में बैठकर बातें करना, हंसना हंसाना, कभी कभी अपने गम भी बांटना, इसी में वे खुश रहते। दोनों के बीच अजीब सा रिश्ता बन गया था। अगर कभी राजन की मम्मी लॉन में ना आती तो सोनू के पापा तलाशने लगते, और अगर कभी वो बाहर ना निकलते तो मम्मी जी को चिंता हो जाती और दूसरे लोगों से उनकी कुशलता के बारे में पूछने लगती। अब धीरे धीरे नौबत ये आ गई थी कि दोनों का एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो गया था। एक दिन वो अपने उसी प्रिय मोर को दाने चुगा रही थी। सोनू के पापा बिल्कुल करीब ही बैठे थे। अचानक बोल पड़े, राजन की मम्मी, आजकल जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे हम 20 साल वाले किशोर वय में जी रहे हों। अगर तुम्हें ना देखूं तो बेचैन हो जाता हूं। राजन की माँ जैसे शर्म से गुलाबी हो गई, मुंह पे हाथ रखते हुए बोली, हटो भी, इस बुढ़ापे में ऐसी बातें करते हो। अब तो हमारे चारों धाम यात्रा करने के दिन हैं। तो मना किसने किया है?
हम साथ साथ यात्रा पर जाएंगे। वैसे प्रेम से बड़ा धाम कोई हो ही नहीं सकता। राजन की मम्मी अब हंसते हुए बोली, तुम तो सठिया गए हो। तो क्या हुआ? ये सठियाना क्या सुखद नहीं लगता है? बोलो। एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार, ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले संसार, ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है। तू है तो हर सहारा है। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ। हम अकेले हैं, शहनाइयाँ चुप हैं, तो कंगना बोलता है। तू जो चलती है छोटे से आंगन में, चमन सा डोलता है। आज घर हमने मिलन के रंग से संवारा है। तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले राजन की मम्मी कुछ सोचते हुए सी बोली, मैं कुछ सोच रही हूँ। सोचती हूँ नंदू हर बार चिरौरी करता है कि मैं उसके साथ उसके परिवार में रहूं। बड़ा ही सज्जन लड़का है। सोचती हूँ चली जाऊं उसी के साथ, उसी के वहां। अंतिम दिनों तक वहीं रह लूंगी, उसका भी जी लग जाएगा। सुनते ही सोनू के पापा बुझ से गए। फिर धीरे से बोले, ठीक है, अगर तुम्हारी खुशी उसी में है तो चली जाओ। क्यों, आप नहीं चाहते कि मुझे एक अच्छा ठिकाना मिल जाए? भला अपना साथी कौन खोना चाहेगा? क्या मेरा मन लगेगा यहाँ अकेले? अब तो खैर तुम्हारी आदत पड़ गई है गीता। सोनू के पापा ने पहली बार उनका नाम लेकर उन्हें पुकारा था। उनकी आंखों में आंसू थे। राजन की मम्मी के हाथ अचानक मोर को दाने देते देते थम गए। मोर और सोनू के पापा दोनों ही उनका चेहरा तक रहे थे। वे शून्य में खोई थीं। उन्होंने दोबारा पूछा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। जाने कब नेह के धागे कहां से जुड़ जाते हैं। नंदू बार बार बड़ा आग्रह कर रहा था। उसका भी बड़ा स्नेह है मुझसे। किसी के स्नेह का मान रखना ठीक है, लेकिन किसी के सन्नाटों को भरना उससे ज्यादा जरूरी होता है। सच कहूं तो यहां आकर जीने लगा था। सोनू के पापा के स्वर में गहरी उदासी थी। मम्मी जी चुपचाप बैठी रहीं। मोर उनसे दुलार करता रहा। तभी सोनू के पापा ने आगे बढ़कर धीरे से कुछ उनके कानों में कहा तो उनके चेहरे पर सुर्ख धारियां सी दौड़ गईं और उन्होंने धत कहकर उधर चेहरा घुमा लिया। सोनू के पापा बोले, देखो अभी इस समय तुम बिल्कुल 16 बरस की तरुणी लग रही हो। राजन की मम्मी के चेहरे पर एक अजीब सा उजाला फैल गया था। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान। तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी,
तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। वो उठकर जाने को हुई तो सोनू के पापा ने टोक दिया, रुको गीता, जाओ मत, कुछ बातें करनी है। वो बैठ गई। सोनू के पापा ने कहना शुरू किया, गीता, मैंने अपना घर बेच दिया है। क्या क्या कह रहे हैं आप? वो बच्चे कहाँ रहेंगे आपके? कैसे बच्चे? किसके बच्चे? वो बच्चे हैं जो इस उम्र में हमें रोड पर छोड़कर चलते बने। सोनू के पापा, क्या कह रहे हैं आप? वो सिहरती सी बोली। तो वो भड़क उठे, नहीं, मैं किसी का पिता नहीं, मैं किसी को नहीं जानता, मुझे मेरे नाम से बुलाओ, अजीत नाम है मेरा, अजीत। मुझे मत कहना सोनू के पापा। जी जानती हूँ अजीत, लेकिन अजीत बाबू, औलाद कैसी भी हो, औलाद ही होती है ना। चुप रहो, ये ओल्ड एज होम ऐसी ही सोचों का नतीजा है। हम लोग ऐसे ही इमोशनली ब्लैकमेल होते हैं और अपने हिस्से में आंसू लिखते हैं। अजीत बाबू। गीता, जिस वक्त ये बच्चे पैदा हुए हमारे पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक छोटी सी नौकरी के। हमने इनके उज्जवल भविष्य के लिए अपना सारा सुख चैन खत्म कर दिया। स्कूल के लिए सुबह निकलता तो रात 12 बजे घर आता। स्कूल के बाद घर घर ट्यूशन पढ़ाने जाता। दिन भर भूख प्यास तरस देता। बच्चों की माँ बेचारी 2 ही साड़ी में पूरे का पूरे साल गुजार देती। अपने जरूरतों में कटौती करके इनके लिए शौक पूरी करती। यही नहीं, बेचारी घर में ट्यूशन भी पढ़ाती। इस तरह तकलीफें सहकर, कर्ज लेकर हमने अपना घर बनाया। पैसे कम खर्च हो इसलिए उसमें भी मजदूरों के साथ मिलकर हम दोनों ने बराबर काम किया। ईंटें ढोते ढोते हाथ छिल जाते थे, तब जाकर ये घर बनकर तैयार हुआ और आज हम उस घर में रहने के हकदार नहीं हैं। जब हमारा अंत इस ओल्ड एज होम में ही होना था तो हम इतना क्यों मरते रहे घर बनवाने के लिए, घर संवारने के लिए। आप पूरी जिंदगी किसी चीज को बड़े जतन से बनाए और कल वो आपके हाथों से छीन ली जाए तो कैसे सहन होगा गीता? कैसे सहन होगा गीता? कहते कहते वो रो पड़े। फिर कुछ संयत होकर बोले, जिस घर के लिए हमने कड़ी तपस्या की, आज उस घर में हमारे लिए एक कोना तक नहीं, हमें हमारी जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया गया। अच्छा हुआ रेखा ये दिन देखने से पहले ही चली गई। बेचारी कहा करती थी कि अभी तकलीफ उठा लो, जब बच्चे बड़े होंगे तो हम ऐश करेंगे। ऐश, अच्छा हुआ उसका ये भ्रम टूटा नहीं। राजन की मम्मी ने पास रखी बोतल से गिलास में पानी निकालकर उन्हें पकड़ाया। उन्होंने पानी पिया, फिर सोचते हुए से बोले, मैंने एक दिन एक बात सोची कि जिस घर को मैंने अपने खून पसीने से सींचा, इतने प्यार से सजाया सजोया, उसे मैं इतनी आसानी से कैसे छोड़ आया? क्यों छोड़ आया? वो घर मेरी संपत्ति है, मेरी और रेखा की तपस्या का परिणाम है। मैं क्यों हार मानूं आखिर? क्यों? जब वे अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं तो हमें भी अपने निर्णय लेने का अधिकार है। मैं भी स्वतंत्र हूं। आखिर वो घर मेरी खून पसीने की कमाई हुई संपत्ति है। तो मैं क्यों कमजोर पड़ूं? हाँ गीता, बताओ तुम। राजन की मां अवाक रह गई। लेकिन अजीत बाबू, हम तो बच्चों के लिए ही करते हैं ना ये सब। हाँ, हम बच्चों के लिए इसलिए करते हैं कि कल वे भी हमारा संबल बनेंगे और हम उनके सहारे जिएंगे। इसलिए नहीं कि आज हम उनके लिए महल खड़ा कर दें और कल वे हमें सड़क पर उठाकर फेंक दें। अगर ऐसा ही रहा तो कौन माँ बाप अपने बच्चों के लिए करेगा, या करना भी नहीं चाहिए, बताइए। कुछ देर तक दोनों तरफ चुप्पी रही। फिर वो आगे बोले, भाई, हमने उनको पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया कि वे अब अपना आशियाना बना सकें, अपने रास्ते चुन सकें। एक परिंदा भी होता है ना, तो बच्चों को उड़ना सिखाकर आजाद छोड़ देता है, बाकी वे खुद देखते हैं। यहाँ हम इंसान ही हैं जो जीवन मरण का ठेका लेकर बैठे रहते हैं।
हमने उनको उड़ना सिखा दिया है, अब वे खुद करें। समय से टकराएं, हालात से दो चार हों, यहां वहां धक्के खाएं, भूखे मरे, तब तो उन्हें एहसास होगा हमारी तकलीफों का कि हमने घर कैसे बनाया था। घर कैसे बनता है जब तक वे हमारे दर्द से गुजरेंगे नहीं, हमारी तकलीफ का एहसास नहीं होगा उनको भी पता चले एक मकान कैसे खड़ा होता है या कैसे खड़ा किया जाता है। राजन की मम्मी उनके चेहरे को निशब्द ताकती रही। सोनू के पापा के चेहरे पर फैला दर्द उन्हें साफ नजर आ रहा था। सुबह के 11 बजे थे। अचानक एक कार तेजी से आकर ओल्ड एज होम के बाहर खड़ी हो गई। उसमें से 4 लोग निकले, एक महिला, एक पुरुष, 2 अधेड़ थे, एक 35 साल का युवा ऑफिस में गया और अजीत बाबू से मिलने का आग्रह करने लगा। उन्हें गेस्ट रूम में बैठा दिया गया। कुछ देर में अजीत बाबू ने हॉल में प्रवेश किया। युवा उनको देखते ही उनके पैरों पर गिर पड़ा। पापा, घर चलिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पापा, हम आपको लेने आए हैं, चलिए ना। साथ आए हुए व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए आगे बोला, ये मूर्ख व्यक्ति कह रहा है कि आपने घर भेज दिया इसके हाथ। बोलिए ना, ऐसा नहीं है, झूठ है। अजीत बाबू शांत स्वर में बोले, वो सही कह रहा है और मैं तुमको नहीं जानता, न मेरा यहाँ कोई है। हाँ, वो मकान हमने बड़े जतन से बनवाया था, आज ऐसे ही पड़ा है। मैं यहाँ रह रहा हूं तो उसका क्या काम। युवा उठकर खड़ा हो गया और पीछे खड़ी महिला बोली, पापा ऐसा मत कीजिए प्लीज। पापा, नहीं पापा। कैसा पापा? किसका पापा? आज 7 महीने बाद तुम लोगों को ये एहसास हुआ कि कोई पिता नाम का जीव भी इस संसार में है। तुम तो मुझे यहाँ छोड़कर फरार हो गए थे। तुम कहा करते हो घर के अलावा कहीं नींद नहीं आती। कभी ये भी सोचा बेटा कि मुझे अपना घर छोड़कर कैसे नींद आती होगी? और उस घर में तुम्हारा है क्या? एक भी ईंट रखवाई तुमने उस घर में? उसमें सारा कुछ मेरी रेखा की कमाई है और मेहनत भी हमारी ही लगी हुई है। फिर तुम्हारा कैसे हो गया वो घर? प्लीज पापा प्लीज। रोशनी गिड़गिड़ाई। अजीत बाबू तटस्थ रहे, आगे बोले, मैंने तुमको पढ़ा लिखा दिया, तुमने अच्छी जॉब भी पकड़ ली, अब तुम घर भी बना लो। जब तुम घर खुद बनाओगे बेटा, तब तुम्हें एहसास होगा कि एक मकान कैसे खड़ा होता है। तुमने बना बनाया पाया तो तुम्हारे मन में इस ओल्ड एज होम में और घर में कोई फर्क ही नहीं रहा। याद है सोनू, तुमने क्या कहा था जब मुझे यहाँ लेकर आए थे कि पापा क्या फर्क पड़ता है, जैसे घर में रह रहे थे वैसे यहाँ भी रह लेना। आज यही मैं तुमसे कह रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है? जैसे मेरे मकान में रह रहे थे वैसे किराए के मकान में रह लो। इतना कमाते हो, बाप पर नहीं खर्च कर सकते तो अपने पर तो खर्च कर लो। और बहू, तुम्हें ये ससुर खूसट लग रहा था ना, अब इसमें क्या दिख गया भला? फिर अलग खड़े दोनों व्यक्तियों की ओर वे मुड़कर बोले, मनोज जी, आप घर खाली करवा लें, अब वो घर आपका हुआ। मुझे पूरे पैसे मिल गए हैं उसके। नहीं पापा ऐसा मत कीजिए, आपको मंटो का वास्ता। नहीं पापा, आप प्लीज ऐसा मत करिए। रोशनी ने हाथ जोड़ दिए। वो हंसते हुए बोले, रोशनी बेटे, कैसा पापा? मैं वही पापा हूँ जिसका खांसना खखारना तुमको बुरा लगता था ना। तुम्हें मेरी नजर बुरी लगती थी। ये तुम्हारा ही फैसला था रोशनी कि उस घर में या तो मैं रहूंगी या पापा रहेंगे। सोनू ने तुम्हें चुना, पिता को बाहर का रास्ता दिखा दिया। तुम लोग ये भूल गए कि मेरे पास भी कुछ पावर है। अब जाओ घर खाली करो, नए घर का इंतजाम करो। पापा, वो हमारी भूल थी। पापा, हमारी भूल थी, माफ कर दीजिए हमें।
सोनू बोला तो अजीत बाबू फिर हंस पड़े। अच्छा, तो तुमको 7 महीने में अब जाकर भूल का एहसास हुआ, जब घर हाथ से निकलने लगा। और ये तुम्हारी भूल नहीं, ये सबक है, सबक। तुमने बच्चे मंटो के सामने कल घर से मुझे निकाला, उसे ये संस्कार दिया, लेकिन आज जो हो रहा है इससे उसे अगला सबक भी मिल जाएगा, और वो तुम लोगों को ओल्ड एज होम भेजने की गलती कभी नहीं करेगा। अब जाओ, अपना काम करो, मेरा वक्त न खराब करो। तभी पीछे से 2 व्यक्ति और आ गए। एक अजीत बाबू के समधी थे, दूसरे उनके चचेरे भाई। समधी ने आग्रह किया, अजीत बाबू, ऐसी गलती मत कीजिए, बच्चों की नादानी पर मत जाइए, अपने घर चलिए, बच्चों को माफ करिए। ओह, आप कौन हैं? मैं तो आपको नहीं जानता। विमल जी, 7 महीने से मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ, कभी आप मिलने नहीं आए मुझसे। यही संस्कार दिए थे आपने बेटियों को, खुद घर में ऐश कर रहे हैं। जाइए, बड़ा मोह है बेटी से, तो बेटी दामाद के लिए घर खरीद दीजिए ना। मैं एक ईंट भी नहीं देने वाला अपने घर की। शोर सुनकर कई लोग आ खड़े हुए थे। राजन की माँ भी खड़ी थी। सोनू ने उनको चोर निगाहों से देखा। उसे राजन की वो मुलाकात याद आ गई, जब वो सोनू से मिलकर ओल्ड एज होम का पता पूछने आया था। वो काफी हताश सा आकर सोनू के पास ढाबे पर बैठ गया था और बोला था, यार, सुना है तूने पापा को ओल्ड एज होम भेज दिया है? राजन ने सोनू के करीब बैठते हुए कहा था। हाँ यार, रोज की चकचक से जी उगता गया था। घर में दाखिल होते ही उनकी शिकायत, आज पापा ने ये तोड़ा, आज दरवाजा खुला छोड़ दिया, मंटो को सस्ता वाला चॉकलेट खिला दिया। मैंने कहानी खत्म कर दी, अब सुकून की नींद आती है, सोनू ने जवाब दिया था। राजन सोचते हुए बोला था, यार, कोई ऐसा आश्रम नहीं जहां बीबियों से परेशान हो जाओ तो माता पिता की बजाय बीबियों को ही वहां रखवा दो। सोनू हंसा था। तू भी ना, ऐसी किसी की मजाल है क्या? बस तू भी जा ओल्ड एज होम की शरण में और माँ जी का बुरिया बिस्तर बांध दे। थोड़ा डोनेशन देना पड़ेगा, लाइन लंबी है ना। यही माँ बाप कल हमारी फीस के लिए लंबी लाइनों में लगते थे, हमारी अच्छी पढ़ाई के लिए बड़े बड़े डोनेशंस का इंतजाम करते थे। आज हम उनको बाहर निकाल फेंकने के लिए लंबी लाइनों में खड़े होते हैं, डोनेशन देते हैं। कहते कहते उसकी आंख भर आई। सोनू ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और बोला, माँ बाप तो हमेशा कुर्बानी देते हैं, ये भी एक कुर्बानी है हमारा घर बचाने के लिए। जा जा, ज्यादा भावुक मत हो। राजन ने सोनू को गहरी निगाहों से देखा और बोला था, यार, इस उम्र में लोग अपने घर के अलावा कहीं आराम से नहीं रह पाते। अपनी जड़ों से अलग होना कौन चाहेगा भला? यही नियति है यार, इसे स्वीकारना होगा। घर में शांति बनाए रखने के लिए यही स्वीकार करना पड़ेगा। जा जा, ज्यादा भावुक मत बन, सोनू ने फिर समझाया था और राजन उठ गया था। राजन की मां ने सोनू को देखा तो नफरत से उधर मुंह घुमा लिया। सोनू के पापा कह रहे थे, विमल जी, बूढ़े आदमी को उसके घर से, उसके जड़ों से निकाल देना काला पानी जैसा होता है। यहाँ सब कुछ है, लोगों का बड़ा स्नेह है, वहां से ज्यादा यहाँ ख्याल रखते हैं। फिर भी हम रातें करवटों में बिताते हैं। उस घर की महक महसूस कर हम बेचैन होने लगते हैं, जिसे हमने अपने खून से सींचा है। राजन की मां की ओर इशारा करते हुए बोले, ये बेचारी इसलिए अपने घर के नौकर को बुलवाती रहती हैं कि उसमें इनके घर की सुगंध महसूस होती है इन्हें। हम लोग कैसे कैसे अपने आप को बहलाते हैं, कभी सोचा है आपने? अब एहसास हो रहा है ना, अपना घर छीनने पर कैसा महसूस होता है। सोनू ने अंतिम बार कोशिश की। पापा, माफ कर दीजिए ना पापा, पापा माफ कर दीजिए। बेटे, कम से कम तुमको इतना योग्य बना दिया है कि तुम अपना घर बना सको। जाओ, बनाओ अपना घर, मेरे घर का मोह छोड़ दो। और हाँ, हम और गीता शादी कर रहे हैं। तुम लोगों को हमारी जरूरत नहीं, लेकिन हमें एक दूसरे के सहारे के सानिध्य की, अपनेपन की जरूरत है। हम अपने सन्नाटे बांटने कहाँ जाएं? आइंदा हमसे मिलने की कोशिश मत करना। चलो गीता, चलते हैं। दिन
है ये बहार के, फूल चुन ले प्यार के, ओ साथी हो, ओ साथी हो। दिन है ये बहार के, फूल चुन ले प्यार के, ओ साथी हो, ओ साथी हो। बरसे सावन प्यार का, तरसे तेरी प्रीत क्यों, बीत ना जाए कहीं प्यार का सावन यूं ही। ओ साथी हो, ओ साथी हो। करते हैं वो यूं नहीं डरते हैं वो। ओ साथी हो, ओ साथी हो। दिन के ठीक 11 बज रहे थे। ओल्ड एज होम में हर ओर उत्सव सा था। आज अजीत बाबू और गीता जी विवाह बंधन में बंधने वाले थे। 11 बजे फेरे का मुहूर्त था। एक छोटा सा स्टेज बनाकर वर वधू को बिठाया गया था। ओल्ड एज होम के स्टाफ और वहां रहने वाले प्रवासी सभी अपना अपना दुख भूलकर बड़े जोश से उसमें हिस्सा ले रहे थे और दोनों के निर्णय की तारीफ कर रहे थे। ओल्ड एज होम के प्रशासन ने खाने पीने का इंतजाम अपनी तरफ से ही किया था। वर वधू को लोग उपहार दे रहे थे। वकील ने कोर्ट मैरिज के कागज पर साइन करवाया। तभी नंदू एक बड़े से गुलदस्ते के साथ दाखिल हुआ। अजीत बाबू को बधाई देते हुए बोला, नए जीवन की शुरुआत मुबारक हो बाबूजी। अजीत बाबू ने गुलदस्ता गीता जी को थमा दिया और नंदू के दोनों हाथों को थामते हुए बोले, ये सिर्फ हमारे ही नहीं, हम सब के जीवन की नई शुरुआत है। मैंने गोमती नगर में एक बड़ा सा मकान लिया है। अपने परिवार को लेकर कल वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। नंदू हाथ जोड़कर बोला, बाबूजी, मेरा तो बहुत बड़ा परिवार है। मैं हूँ, बच्चे हैं, बीवी है। आपको उसमें परेशानी हो जाएगी। नहीं, कैसी परेशानी? ये तो और अच्छा है। बच्चों से घर में रौनक बनी रहेगी। कोई अच्छा सा काम डाल लेना, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना। मेरा खर्च तो मेरी पेंशन से निकलता ही रहेगा। अजीत बाबू बोले, बाबूजी, अगर मैं काम डालूंगा तो आप दोनों का खर्च भी मैं उठाऊंगा, ये वादा कीजिए। अजीत बाबू हंसते हुए बोले, अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, देखेंगे। तभी सामने से राजन और उसकी पत्नी मालती आ खड़े हुए। राजन तमतमाते हुए बोला, मम्मी जी, ये क्या तमाशा लगा रखा है? कितनी बदनामी हो रही है। आपको जरा भी उम्र का लिहाज है? चले हैं शादी करने इस उम्र में। क्यों बेटे, इसमें तमाशा क्या है? जब तुमने माँ को घर से बेघर कर दिया तब बेइज्जती नहीं हो रही थी तुम्हारी? तब मम्मी की उम्र का ख्याल नहीं आया था? आज 5 महीने बाद तुमको ये ख्याल आया है कि तुम्हारी कोई माँ भी है?
और तुम्हारी इज्जत भी है। तुमसे बेहतर तो ये गैर है जो आकर मेरा हाल पूछता रहता है। अपने घर लिवा जाने की जिद करता था ये। बहू मालती ने आगे बढ़कर कहा, हमसे गलती हो गई मम्मी जी, मम्मी जी गलती हो गई, घर चलिए, बंटी आपको बहुत याद करता है। नहीं बहू, अब तुम लोग सुकून से रहो। दुनिया देखे तो सही कि पेट में 9 महीने रखने वाली माँ बेटों पर कैसी भारी पड़ जाती है। बस शुक्र मनाओ मैं अजीत बाबू वाला तरीका नहीं अपना रही। औरत का दिल है ना, बस इतना करना। ये संस्कार अपने बच्चों को मत देना कि कल तुमको भी इस जगह शरण लेनी पड़े। तभी नंदू बोल पड़ा, और हाँ बीबी जी, आप और कोई दूसरा नौकर तलाश कर लीजिएगा। अब से मैं बाबूजी और माँ जी की सेवा करूंगा। मालती का चेहरा एकदम उतर गया। तभी एक बंदे ने सूचना दी, चलिए खाना रेडी है, आप लोग प्रस्थान करें। और सभी उधर की ओर चल दिए। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। कश्ती कोई डूबती पहुंचा दो किनारे पे, तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम बेसहारा हो तो। हंसकर जिंदा रहना पड़ता है, अपना दुख खुद सहना पड़ता है। रास्ता चाहे कितना लंबा हो, दरिया को तो बहना पड़ता है। दरिया को तो बहना पड़ता है। हो तुम हो एक अकेले तो रुक मत जाओ, चलो निकलो। रास्ते में कोई साथी तुम्हारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम बेसहारा हो तो। ये थी हुस्न तबस्सुम की लिखी कहानी अगला सबक। वाचक स्वर ममता सिंह का था। प्रस्तुति सहायक दीपक केसावलेकर। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो स्टेशन के उद्घाटन के साथ भारत में रेडियो प्रसारण की औपचारिक शुरुआत हुई। हालांकि अनौपचारिक शुरुआत इससे 3 बरस पहले हो चुकी थी। तब ब्रिटिश हुकूमत ने प्राइवेट रेडियो को लाइसेंस देने का फैसला किया था और इसके तहत मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के करीब रेडियो क्लब से पहला प्रसारण किया गया था। सन 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम रखा गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। 8 जून 1936 को इस कंपनी का नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। ये नाम काफी सोच विचार के बाद रखा गया था और ये दुनिया भर की प्रसारण संस्थाओं में सबसे निराला है। आकाशवाणी तो और भी निराला नाम है। दरअसल मैसूर रियासत ने जब अपना रेडियो स्टेशन शुरू किया तो उसने पुराणों और मिथकों से प्रेरणा लेकर इसे आकाशवाणी का नाम दिया। आज आकाशवाणी अपने 90वें बरस की तरफ बढ़ रही है। पूरे आकाशवाणी और विविध भारती परिवार को इस विशेष मौके पर बहुत सारी बधाइयां।
देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।